नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र ओझा। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे देश के दो बड़े राज्यों असम और पश्चिम बंगाल की चुनावी सियासत में छत्तीसगढ़िया तड़के की। इन दोनों राज्यों के चुनाव में बीजेपी छत्तीसगढ़िया मॉडल को लेकर उतरने जा रही है। चुनाव का मौसम, रणनीति का मौसम, चेहरे वही है लेकिन मैदान बिल्कुल नया। बीजेपी ने लोकल लीडरशिप से आगे बढ़कर छत्तीसगढ़ के नेताओं को असम और बंगाल की चुनावी कमान सौंप दी है। यानी रणनीति बाहर की लेकिन लक्ष्य स्थानीय जीत। 126 सीटों वाला असम और 294 सीटों का बंगाल, और इन दोनों राज्यों में अब छत्तीसगढ़ के नेताओं की एंट्री के बाद सवाल बड़ा हो गया है। क्या फिर से छत्तीसगढ़िया मॉडल इन दोनों राज्यों में चलेगा? क्या बूथ मैनेजमेंट और माइक्रो प्लानिंग का वही फॉर्मूला इतिहास दोहराएगा या विपक्ष का आउटसोर्सिंग वाला तंज भारी पड़ेगा? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। देश के दो अहम राज्यों में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। असम और पश्चिम बंगाल में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। इसी बीच बीजेपी ने अपनाई है एक अलग रणनीति और वह है क्रॉस स्टेट स्ट्रेटजी। स्थानीय चेहरों से आगे बढ़ते हुए पार्टी ने छत्तीसगढ़ के अनुभवी नेताओं को असम और बंगाल के चुनावी मैदान में उतार दिया है। 126 सीटों वाला असम, 294 सीटों वाला पश्चिम बंगाल, और अब इन दोनों राज्यों में दिखेगा छत्तीसगढ़ फैक्टर। असम की 9 सीटों की जिम्मेदारी डिप्टी सीएम अरुण साव को सौंपी गई है, तो वहीं 10 सीटों पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी कमान संभालेंगे। सांसद विजय बघेल को भी 10 सीटों पर राजनीतिक जिम्मेदारी दी गई है। उधर पश्चिम बंगाल में 56 सीटों पर संगठन महामंत्री पवन साय रणनीति तैयार करेंगे। विधायक राजेश मूणत को चुनावी प्रबंधन और वरिष्ठ नेता शिव रतन शर्मा को संगठनात्मक जिम्मेदारी सौंपी गई है। हालांकि बीजेपी की इस रणनीति पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसते हुए से नेताओं की आउटसोर्सिंग बताया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां जाकर बोलेंगे क्या? एक तो अपने प्रदेश में काम कर नहीं पा रहे हैं, तो वहां पे जाकर सिर्फ झूठ बोलने का काम करेंगे, एक दूसरे लड़ाने का काम करेंगे। कैबिनेट मंत्री गुरु खुशवंत साहब ने पीसीसी चीफ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी संगठन की ताकत पर भरोसा करती है और जहां जरूरत होती है वहां अनुभवी चेहरों को जिम्मेदारी दी जाती है। सम्मानीय है, उनको विभिन्न प्रदेश की जिम्मेदारियां मिल रही है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे छत्तीसगढ़ से जुड़े हुए हैं, तो ये भी हमारे लिए बड़ा सौभाग्य है। तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ का एक भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता बहुत ही कर्मठ रूप से भारतीय जनता पार्टी के और देश की सेवा कर। तो साफ है, असम और पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार छत्तीसगढ़ फैक्टर चर्चा के केंद्र में है। रणनीति बाहर है लेकिन लक्ष्य पूरी तरह स्थानीय जीत। बीजेपी संगठन की ताकत और बूथ मैनेजमेंट मॉडल पर भरोसा जता रही है, जबकि कांग्रेस इसे नेताओं की आउटसोर्सिंग बताकर सवाल खड़े कर रही है। अब नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या असम और बंगाल में भी चलेगा छत्तीसगढ़ मॉडल? क्या ग्राउंड स्ट्रेटजी और माइक्रो प्लानिंग फिर कमाल दिखाएगी या इस बार सियासी समीकरण नई कहानी लिखेंगे? फिलहाल मुकाबला दिलचस्प है, रणनीति तेज है और चुनावी रण अपने चरम पर है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उन सबका परिचय करवा देता हूं, फिर चर्चा में आगे बढ़ेंगे। के चौहान साहब है, बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस पर। सुरेंद्र वर्मा जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। चौहान साहब, शुरुआत आपसे। आप जिसको स्ट्रेटजी कह रहे हैं, सुरेंद्र वर्मा जी और उनकी पार्टी कह रही है कि आउटसोर्सिंग कर रहे हैं नेताओं को, आप बंगाल और असम में भेजकर करेंगे क्या? दीपक बैज पूछ रहे हैं क्या करेंगे और क्या कहेंगे, यही से जवाब दीजिए। चर्चा की शुरुआत करते हैं। चौहान साहब। ओझा जी, जब ये लोग भेजते थे, जब भूपेश बघेल को भेजते थे, बिल्कुल सही कहना है, इनकी ऐसी सोच बन गई है कि जब भी नेता को भेजा जाएगा तो वो उलट काम करके आए। जब भूपेश बघेल को भेजा जाता था तो वहां पर कई जो जिस क्षेत्र में जाते थे वहां पर कई लोगों की जमानत जब्त हो जाती थी। कई जगह में तो नोटा को ज्यादा वोट मिलते थे और ऐसा कई बार हुआ। उत्तर प्रदेश भेजा गया तो भूपेश बघेल जी को 2% भी इनको वोट ऑफ परसेंटेज नहीं मिला। 2%, जहां पर इनके मुख्यमंत्री रहा करते थे वहां पर 2% में आ गई थी सरकार, इनकी कांग्रेस की पार्टी। अभी
कांग्रेस पार्टी जो तीसरे और चौथे स्थान पे है पश्चिम बंगाल में, वहां पर ये लोग भेज के क्या करेंगे? तो ये सोच बन चुकी है इनकी कि हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आप क्या करेंगे चौहान साहब? वो तो ठीक है, पूछेंगे वर्मा जी से कि वो क्या करेंगे, क्या तैयारी, लेकिन दीपक बैज ने जो पूछा है, आप क्या कहेंगे और क्या करेंगे? ओझा जी, जब हम 15 सीटों से 54 सीटों में आते हैं, जब हम 2 सीटों से हम सरकार बनाते हैं और लगातार 3 बार सरकार बनाते हैं, जब हम पश्चिम बंगाल में 10% वोट होता है और 38% अगली बार पिछली बार होता है, पिछली बार हमारा 38% था, 77 हम सीटें लेके आए थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और 10 करोड़ से ऊपर हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को कि हमारे को वहां पर काम करने के लिए भेजा जा रहा है। ये एक बात बताइए मुझे कि आउटसोर्सिंग बोलते किसको है? ये शायद कांग्रेसी नेताओं को मालूम नहीं है, या कांग्रेसी नेता जो है उनके पास तो खुद का कैडर है नहीं, खुद की कोई विचारधारा ही नहीं है। यहाँ एक साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बता दीजिए कितना कैडर है आपका और कितनी क्या विचारधारा है। तो आउटसोर्सिंग इनको चाहिए रहती है। आउटसोर्सिंग वो होती है जो अपने परिवार से अलग हम लोग लेके आते हैं। थर्ड पार्टी से काम करवाना आउटसोर्सिंग हुआ चौहान साहब, एक शब्द में थर्ड पार्टी से काम करवाना, किसी अन्य से। रघुवेंद्र जी, लेकिन जो हमारी जो पार्टी है वो अपने ही संगठन का विस्तार करती है, अपने ही संगठन के लोगों को भेजती है। जैसे कि हमने बिहार के चुनाव में भी देखा, कई लोग गए हुए थे, जैसे आदरणीय पवन साय जी गए थे, आदरणीय ओपी चौधरी जी गए थे, आदरणीय और भी बहुत सारे विधायक गए थे, हमारे विजय बघेल जी गए थे। तो आज भी विजय बघेल जी भी जा रहे हैं और हमारे ओपी चौधरी जी भी जा रहे हैं, हमारे आदरणीय पवन साय जी भी जा रहे हैं, आदरणीय राजेश मोड़क जी भी जा रहे हैं, कई लोग जा रहे हैं और अपनी अपनी कमान संभाल रहे हैं, अपने क्षेत्र संभाल रहे हैं। मेन बात यह है, हम जो विचारधारा से चलते हैं और हमारे लिए जो है वो राष्ट्र प्रथम है, उसके बाद पार्टी है और उसके बाद हम खुद है। तो हम अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हैं। हम ये नहीं देखते हम किस पद में है, लेकिन सबसे पहले हम कार्यकर्ता हैं। जो कि हमारा प्रधान जो सेनापति है वो ये बोलता है कि नितिन नवीन हमारे बॉस हैं, मतलब वो अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं। एक संत प्रधान जो है प्रधानमंत्री अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं और यही सोच हर एक कार्यकर्ता की भी है कि वो अपने आप को पहले कार्यकर्ता समझता है। पार्टी उसको जहां भेजती है राष्ट्र के उत्थान के लिए वो वहां पर जाता है और अपनी सेवाएं देता है। जी ठीक है चौहान साहब, आपके पास लौटेंगे। वर्मा जी, आपका रुख करता हूं। ये तो वही बात हो गई कि आप अपने नेताओं को भेजे। अभी पिछले बार बिहार विधानसभा बहुत दूर नहीं गए थे, भूपेश बघेल साहब गए हुए थे, सीनियर ऑब्जर्वर बना के भेजा गया था, उनके अंडर दीपक बैज साहब पहुंचे हुए थे, जो आज सवाल उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आउटसोर्सिंग है। यानी कि आप अपने नेताओं को भेजे तो प्रचार प्रसार, और चौहान साहब ने भेज दिया तो आउटसोर्सिंग। वर्मा जी, देखिए अंतर है और ये परंपरा रही है जब से संसदीय चुनाव होते आए हैं। जिस राज्य में विधानसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रीय पार्टियों में यह परंपरा है कि दूसरे प्रदेशों के जो नेता और कार्यकर्ता हैं वो सामान्य तौर पर ऑब्जर्वर बनते हैं, सहयोगी की भूमिका में होते हैं, रणनीति बनाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लेकिन अंतर भाजपा और कांग्रेस के वर्तमान दौर में यह है कि भाजपा खुद ही ये दावा करती है कि कारपोरेट कल्चर है भाजपा में। तमाम चुनाव जो है, चाहे नगरीय निकाय के हो या विधानसभा के हो, आप देखिए कि बड़ी बड़ी निजी एजेंसियों को काम पर लगाया गया है। तो मोदी साहब के वर्तमान दौर में भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता और नेता केवल फंड मैनेजर की भूमिका में है। और इसीलिए जो आउटसोर्सिंग नेताओं की बात कही दीपक बैज जी ने, ये हकीकत है। इस देश का जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी में, जो हालत नड्डा की थी वही हालत आज नितिन नवीन की है। आप दर्जनों वीडियो सोशल मीडिया में देख लेंगे कि मोदी साहब के सामने अगर कैमरे के बीच में आ जाए तो कैसे धकिया के बाहर किया जाता है। वो बात देखिए, विचारधारा की बात कर रहे थे, कार्यकर्ता की बात कर रहे थे। भाजपा चाहे लाख दावे कर ले विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का, लालगंज जी, आज भी हिंदुस्तान के 40% गांव में भाजपा का एक कार्यकर्ता नहीं मिलेगा। ये गोडसेवादी विचार। तो फिर किस आधार पर ये सबसे बड़ी पार्टी होगी? वर्मा जी, आपसे पूछ रहा हूं, किस आधार पर? इनके पास या तो नतीजे हैं, या तो कार्यकर्ता हैं, या तो इनकी नीति है और नेता है। इनके मिसकाल कार्यकर्ता जिनका न कोई रिकॉर्ड है,
ना कोई संख्या है। ये जो मर्जी दावा कर ले। और कांग्रेस जो है हिंदुस्तान के डीएनए में कांग्रेस की विचारधारा है। एक भी गांव आपको हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं मिलेगा राघवेंद्र जी जहां कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता ना हो। असम और बंगाल विधानसभा चुनाव में आपके कार्यकर्ता जाएंगे कि नहीं नेता छत्तीसगढ़ से? असम में ये तो दावा कर रहे हैं ना। असम में आज जो इनके मुख्यमंत्री हैं वो भी तो जो है कांग्रेस से गए हैं। और लगातार देखिए असम में बड़ी आबादी निश्चित तौर पर चाय बगान में काम करने वाली छत्तीसगढ़ से के लोग वहां पर हैं। बंगाल में किस प्रकार से देखिए यहाँ तो इनाम मिले या ना मिले सजा जरूर मिलती है। बंगाल चुनाव में के बाद में कैलाश विजयवर्गीय की क्या हालत हुई ये सब किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी में केवल एक सेठ है, कारपोरेट की गुलाम बन चुकी है और बाकी सारे कार्यकर्ताओं के साथ जो अपमानित किया जाता है। देखिए बृजमोहन अग्रवाल को इन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े मास्टर माने जाते हैं, चुनावी रणनीतिकार माने जाते हैं। उनकी क्या भूमिका है? अजय चंद्राकर, अमर अग्रवाल, वर्मा जी भूमिकाओं पर सवाल मत उठाइए। एक ताजा मामला मैं आपको उदाहरण कहेंगे तो दे दूंगा। कल ही मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक आवाज निकली कि मुस्लिमों का साथ नहीं देगी कांग्रेस तो राहुल गांधी और कांग्रेस को घर बिठा दिया जाएगा। तो ये मत समझाइए कि बॉस कौन का है। हर पार्टी की अपनी नीति है, रणनीति है। कर लीजिए आप, संवैधानिक है क्या? हेमंता ने जिस प्रकार से अभी वीडियो जारी किया था एक संप्रदाय के खिलाफ जो उनके जो हरकतें थी देश की जनता ने देखा। आप गोली मार के क्या संदेश देना चाहते हैं? ये संविधान की शपथ नहीं है। एक राज्य चलिए आपके तमाम सवालों का एक छोटा सा जवाब चौहान जी आपसे ले लेता हूं, फिर शर्मा जी आपके पास पहुंचता हूं। क्या वर्मा जी ने जो कुछ कहा चौहान साहब क्या कहेंगे? क्या 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 आपके भीतर क्या चल रहा है? हालांकि आप मुस्कुरा रहे हैं। जो 2024 में 9 राज्यों में सरकार थी, आज 2-3 राज्यों में सिमट के रह गई। इसी नकारात्मक की वजह से 2014 के बाद आज तक 2009 के बाद आज तक ये लोग किसी भी राज्य में सरकार रिपीट नहीं कर पाए आज तक। यही नकारात्मकता की वजह से आपके जो 30 साल से जो नेता छोड़ के नहीं गए वो 3 साल में छोड़ के चले गए। हम सभी सबसे ज्यादा टॉप में है। हमारे सांसद सबसे ज्यादा हैं, हमारे विधायक सबसे ज्यादा हैं, हमारे देश में सबसे ज्यादा महापौर हैं, हमारे सबसे ज्यादा पूरे देश में जनपद अध्यक्ष हैं, हमारे सबसे ज्यादा विश्व में कार्यकर्ता हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी की सोच और इसी सोच के हिसाब से उस पार्टी के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चलती है। आप अपनी पार्टी की तरफ ध्यान दें और टीका टिप्पणी अपनी अंदर देखें कि आप क्या करते हैं। इसीलिए तो आपकी हालत जो है मुख्यमंत्री जहां पर बनता था 2% आगे रह गई थी आपकी वोट परसेंटेज। और उसके बाद आप इस स्थिति में भी नहीं थे कि प्रियंका गांधी उसके बाद चुनाव परिणाम के बाद जो मीडिया को संबोधित कर पाती, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस ले पाती। प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित होने के बाद वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठती नहीं है। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ये आप लोगों की हालत हो चुकी है। अरे आप प्रधानमंत्री का जो हेमंत जमीन घोटाले का आरोपी था, जो चीन पानी का आरोपी था, जिसके खिलाफ ईडी में मामले थे, सीबीआई में मामले थे, हालत हो चुकी है। अरे कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ तो शर्म करो, कुछ तो शर्म करनी चाहिए आप लोगों को। आपकी पार्टी कहाँ चले गई है? आपकी पार्टी कहाँ पर है? आप ये तो देखिए, आपको ये भी याद नहीं है कि आपकी पश्चिम बंगाल में आपकी चलिए ठीक है वर्मा जी और चौहान साहब दोनों को रोकना हुआ। मैं के शर्मा जी के पास जाऊंगा, लौटूंगा आप दोनों के पास। राष्ट्रीय पार्टी आप दोनों लोग हैं, लेकिन अस्तित्व की लड़ाई है और इस अस्तित्व में कौन कहां खड़ा है जनता के हाथों में है। के शर्मा जी आप किस तरह से इस लड़ाई को देख रहे हैं? एक तरफ आउटसोर्सिंग वर्सेस नेशनल एक्सपेंशन जो भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, इन दोनों के बीच में सच्चाई की लकीर क्या कुछ खींची जाए? नेशनल एक्सपेंशन वर्सेस आउटसोर्सिंग जिसका आरोप कांग्रेस लगा रही है। शर्मा जी जैसे सुरेश वर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि दोनों ही राजनीतिक दल जो है अन्य राज्यों में जब चुनाव होता है तो ये राज्यों के कार्यकर्ताओं को वहां भेजते हैं। अब चूंकि नितिन नवीन यहाँ से छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहे हैं, यहाँ के नेताओं को अच्छी तरह जानते समझते हैं, उनकी क्षमता को पहचानते हैं, इसी आधार पर उनकी गिनती लगाई जा रही है। जाएंगे नहीं, जा चुके हैं। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता असम में भी अपनी जगह बना चुके हैं।
यहाँ के जो पार्षद हैं उनको 3 कांग्रेस के पार्षद, उनको 3 विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है। और वहाँ छत्तीसगढ़ और असम की स्थिति देखेंगे लगभग कमोबेश एक जैसी। 2.5 करोड़ मतदाता, यहाँ 2.5 करोड़, यहाँ 3 करोड़ है तो वहाँ 2.5 करोड़ मतदाता की बात करें। और वहाँ भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया जा रहा है। जिन ढंग से देखे होंगे अभी 500 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर दिया गया, 12,000 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण की बात आ गई, कब्जा की बात आ गई। उसी तरह से वहाँ पे गांव-गांव में शराब की भी बात आ रही है। यहाँ से जो कार्यकर्ता गए हैं उनसे बात करेंगे तो ये सब बातें आ रही है कि वहाँ भी गांव-गांव में शराब एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ जिस तरह से महतारी वंदन योजना के तहत पैसा दिया जा रहा है, उसी तरह वहाँ पे 1250 रुपया महिलाओं को दिया जा रहा है 37 लाख परिवारों को। अब तो ये शायद अभी देख रहा था कि 8,000 रुपये क्या एक साथ दे देंगे चुनाव के पहले अप्रैल तक को लेकर के। और 8,000 रुपये यदि देते हैं, 5,000 या 300 रुपये बिहू त्योहार के नाम से दिया जा रहा है। तो ये चुनावी जो मुद्दे, जो स्ट्रेटेजी है भाजपा, उसमें कहीं कहीं उत्साहित है, खासकर बिहार चुनाव के बाद से लेकर के। और वहाँ कांग्रेस में कहें तो भूपेश बघेल आक्रामक तेवर के नेता है। पिछले चुनाव में भी वो गए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, और अभी भी वो वहाँ के सीनियर ऑब्जर्वर के रूप में है। और कुल मिलाकर के असम में छत्तीसगढ़ के लोग वहाँ पे हैं, चाहे ओबीसी वर्ग की बात करें, खासकर साहू समाज की, या एसटी वर्ग के जो है यहाँ से वहाँ के चाय बागान में मजदूरी करते हैं। अब उनको लेकर के छत्तीसगढ़ के नेता किस ढंग से उनको अपने ओर आकर्षित करते हैं। और ये जो बाहर के नेता जाते हैं, ये जनता के बीच कब संगठन की जो स्ट्रेटेजी बनाने की जो बात कह रहे हैं, उस पर ज्यादा इनका फोकस रहता है कि कार्यकर्ताओं को किस ढंग से बूथ मैनेजमेंट, खासकर आजकल नीचे स्तर पर जो चल रहा है, उस पर ध्यान केंद्रित करने की बात होती है। अभी देखिए 126 में से 86 सीटें अभी एनडीए के पास है वहाँ पे। ये संख्या 100 से ज्यादा पार करने की बात हो रही है। जिस तरह से वहाँ हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा बना हुआ, हिंदुत्व प्लस विकास, इस विषय को लेकर के हेमंत बिस्वा शर्मा मैदान में जा रहे हैं, उन्हीं की नेतृत्व रहेगा। लेकिन बड़ी तीसरा टर्म है, हैट्रिक बना पाएंगे कि नहीं, इसके लिए वहाँ पे जो बड़ी संख्या में विधायकों की टिकट काटने की, यहाँ तक कि मंत्रियों की टिकट काटने की बात आ रही है, इसमें भाजपा कहाँ तक सफल होती है। छत्तीसगढ़ में तो टिकट मिला सीनियरों को, लेकिन मंत्री पद नहीं मिला। अब वहाँ असम में क्या स्थिति बनती है ये देखना होगा। और बंगाल तो राष्ट्रीय भाजपा नेताओं का एक शुरू से ही, खासकर अमित शाह के टारगेट में रहा है बंगाल। वहाँ की स्थिति में आप देखिए तो वहाँ भी ध्रुवीकरण की बात है, हिंदुत्व वर्सेस हिंदुत्व एजेंडा बड़ा रहा है विकास को लेकर। लेकिन शर्मा जी, इस बीच जब दोनों तरफ से रणनीतियां बन रही है, आउटसोर्सिंग वाली जो बयान है, ये जो टिप्पणी है, ये जो पिन कांग्रेस के इम्पैक्टफुल है क्या? क्योंकि वर्मा जी ने खुद स्वीकार किया कि दोनों तरफ से नेता जो है वो पहुंचने अन्य राज्यों में प्रचार प्रसार के लिए। तो इम्पैक्टफुल की अगर बात करें, इम्पैक्ट की बात करें, आता वर्मा जी आपके पास आता हूं। शर्मा जी, ये पहले ही कहा और ये स्पष्ट है कि राष्ट्रीय दल जो है वो एक ढंग से भेजते हैं, चाहे बिहार भेजने की बात हो, असम पहले मुख्यमंत्री रहते हुए भूपेश बघेल जा चुके हैं, मैंने पहले ही बताया। तो छत्तीसगढ़ में संगठन क्षमता वाले कार्यकर्ता अधिक है, ये माना जा सकता है कांग्रेस और भाजपा में, जिनका अन्य राज्यों में उपयोग किया जा रहा है। और इसके माध्यम से कितना लाभ होता है, हार जीत के बाद होता है। जैसे अभी भाजपा को और आरोप लगाया जाता है, भूपेश बघेल जहाँ गए तो हार गए। ये हार का कारण भूपेश बघेल है कि वहाँ की स्थानीय स्तर पर जो माहौल है या चुनावी मुद्दे आजकल जो ज्यादा असर हो रहे हैं, उनमें कांग्रेस जैसे 1250 रुपए दे तो कांग्रेस कहाँ तक आगे बढ़ती है, ये सब विषय है। और कार्यकर्ता यहाँ से जाकर के वहाँ के स्थानीय स्तर पर, जैसे असम की बात आ रही, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मॉरल डाउन है, बहुत सरकार की ओर से दबाव है, इस तरह से बातें आ रही। तो वहाँ किस ढंग से काम करेंगे यहाँ के कार्यकर्ता, जाके जाएंगे तो निश्चित रूप से उनका मॉरल बढ़ता है और मैदान में जाके काम करने के लिए उत्साह बढ़ता है। एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते स्थानीय कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए एक बड़ी भूमिका इन कार्यकर्ताओं की हो सकती है। ठीक है वर्मा जी, क्या रणनीति बना रहे हैं? आपको नहीं लगता जो चौहान साहब कह रहे थे कि राष्ट्रीय पार्टी सबसे बड़ी, उनके पास कार्यकर्ता है, नतीजे हैं, बौखलाहट है आपके भीतर, ऐसा कुछ चौहान साहब कह रहे थे? आप अपनी रणनीति बनाइए ना साहब। पिछला इलेक्शन नतीजे आप देख लें, चाहे बंगाल के, शायद खाता नहीं खुला था कांग्रेस का वहां, 26 साल के असम में आपको जरूर मिला, लेकिन खाता नहीं खुलना बंगाल में। आप अपनी रणनीति बनाइए, आप अपने जो नेता वहां भेजिए, उन पर टिप्पणी करना कि आउटसोर्सिंग है, इससे आपको क्या मिल रहा है, कांग्रेस को क्या मिलने वाला है? राघवेंद्र जी, कांग्रेस की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो असम में है, उनकी वादा खिलाफी, नतीजे कहाँ है कांग्रेस के पास, ये बताइए। बिहार में भी आप बस पंजा खोल पाए, आप तो देख रहे हैं 5 सीटें बिहार में मिली, आपका ऑब्जर्वर पहुंचे हुए थे। के शर्मा जी ने जो बात कही ना, भारतीय जनता पार्टी जो दमनात्मक राजनीति कर रही है, जो अधिनायकवाद मोदी शाह के नेतृत्व में है, ईडी, आईटी, सीबीआई और निर्वाचन आयोग तक को पार्टी कार्यालय के तौर पर जो चलाने की, ये बात कहाँ कही शर्मा जी ने? शर्मा जी ने ये बात कहाँ कही? विरोधी पार्टी, सुन लीजिए राघवेंद्र जी, आपने कहा ना, एक बार बयान आप उनका सुन लीजिए, जो भी कहा उन्होंने,
विपक्षियों पर दमनात्मक कार्रवाई हो रही है, डराया जा रहा है। ये बात तो उनके स्टेटमेंट में स्पष्ट तौर पर है, ये पूरे देश में है। हेमंत बिस्वा शर्मा आप भी जानते हैं इस बात को कि जब तक वो कांग्रेस में थे, चिट फंड घोटाले के आरोपी थे, ईडी ने बकायदा FIR थी, कार्रवाई चल रही थी, जमीन घोटाले के आरोपी थे, भाजपा में जाके सारे मामले खत्म हो गए, बकायदा आवेदन देके यही केंद्रीय जांच एजेंसियां मामले वापस ले ली। तो ये डराने का जो चरित्र है, ये मोदी शाह के अधिनायकवाद में पूरे देश में है। DK शिव कुमार का प्रकरण याद है आपको, मध्य प्रदेश से लेकर मणिपुर और महाराष्ट्र का तो 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोपी बताया था, जिनको बाद में मुख्यमंत्री बनाया इनकी पार्टी में शामिल होने के बाद। तो तमाम जांच एजेंसियों को काम पर लगाना, विरोधियों पर आरोप लगाना, षड्यंत्र पूर्वक जेल भेजना, ये इनका राजनीतिक हथियार बन चुका है। इसी तरह से वहां डर का माहौल निश्चित तौर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अहंकार टूटेगा। यदि ये काम किए होते तो इनको मंत्रियों के टिकट काटने की न जरूरत पड़ती, ना 8,000 रुपए खाते में डालने का लालच देना पड़ता। तो कांग्रेस का जो मुद्दा है, वो जिस प्रकार से जनहित के काम रुके हुए हैं, जो झूठ और वादा खिलाफी सरकार के द्वारा की जा रही है, हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए, आपने बंगाल का उदाहरण दिया, कांग्रेस का संघर्ष जो है जनता के हित पर है, संवैधानिक मूल्यों को बचाने की है। ठीक है, पार्टी को पिछले चुनाव में प्रत्याशित सफलता नहीं मिली, लेकिन केवल चुनावी विजय जो है हमारा लक्ष्य नहीं है। कांग्रेस का लक्ष्य सामाजिक न्याय है। ठीक है, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए ना वर्मा जी। बंगाल और असम में हैशटैग जो आपने आउटसोर्सिंग जो नाम दिया है, वो आपके नेता पहुंचेंगे कि नहीं, या जो पहुंचे उनको बुला लेंगे? ना, आउटसोर्सिंग ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। कांग्रेस के जो नेता गए हैं वो सहयोगी की भूमिका में है, ऑब्जर्वर की भूमिका में है, रणनीतिकार की भूमिका में है। भाजपा के तरह जो सेठ बुलाए जाते हैं, थैली लेके नकदी बांटते हैं। चलिए ठीक है वर्मा जी, लेकिन दोनों तरफ से ऑब्जर्वर और नेता पहुंचना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नतीजा लेकर वापस लौट रहे हैं। चौहान साहब, आपका रुख करता हूं, कितना आसान होगा बंगाल और असम? क्योंकि छत्तीसगढ़ की अपनी संस्कृति है, कल्चर है, चाहे वो पॉलिटिकल कल्चर हो, चाहे वो धरातल पर कल्चर हो, लेकिन असम और बंगाल दोनों अपने आप में अलग विविध संस्कृति है उसकी, चाहे वो पॉलिटिकल बात कर लें या ग्राउंड धरातल की बात कर लें। आप जो भी ऑब्जर्वर भेज रहे हैं, उनके लिए कितना चैलेंजिंग होने वाला है? ये सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूंगा। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यों के हिसाब से, अपनी रणनीति के हिसाब से और अपनी विचारधारा के हिसाब से ही चुनाव में उतर रही है। वहां पर जो कार्यकर्ता उतर रहे हैं वो उसके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने एक रोल मॉडल बनाया है कि हमने कैसे अपने छत्तीसगढ़ को संवार रहे हैं, और वही रोल मॉडल हम लेके जा रहे हैं। दूसरी बात, अब ये इनकी रणनीति भी है। इनकी रणनीति ये है कि बिहार, जल्दी से चौहान साहब, थोड़ा फास्ट, थोड़ा रैपिड फायर की तरह जवाब दीजिए, समय हमारे पास कम है, जल्दी से। जब भूपेश बघेल बिहार में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ दीपक बैच को वहां पर नहीं बुलाया जाता है, कोई कार्य नहीं दिया जाता है। ये इनकी रणनीति है। और अभी भी वहां पर गए हैं असम और पश्चिम बंगाल, तो उधर भी वर्मा जी की भी आवाज खोल दीजिए, कुछ कह रहे हैं, जल्दी से, समय कम है हमारे पास। हाँ, उनका है कि उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है, उनसे काम ही नहीं किया जा रहा है। तुम उनको बुलाया ही नहीं जा रहा है। तो ये इनकी रणनीति है कि ये चलिए चौहान साहब, वर्मा साहब, रणनीति किसकी कितनी असरदार है वो बंगाल और असम में देखने को मिलेगी। चुनाव के बाद आप दोनों ने अपने अपने योद्धाओं को मैदान में उतार तो दिया, लेकिन ये योद्धा किस तरह से अपने योद्ध कौशल को वहां दिखाते हैं और क्या नतीजे वापस लेकर आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में आप तीनों का जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चौहान जी आपका, वर्मा जी आपका और शर्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।